ये हमारा बदलता हुआ परंपरा, ये क्या है कि जब हमारे इस समाज में किस तरह से कैसे कैसे लोग आए और हमारे इस परंपराएं को बदलते गए। वहाँ की संस्कृति परंपरा बदलती हुई संस्कृति परंपराएं हैं। वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृतियाँ क्या है? और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की रीति रिवाज क्या है ना? सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ के लोग, यूरोप के लोग अपने कला और अपने बुद्धि के अनुसार इन्होंने अपनी संस्कृति को किस प्रकार वे बदले। कई विद्वान लोग आए, कई विद्वान लोग अपनी अपनी भाषा में लिखे हैं और बताते हैं। इसके विकास के लिए अभिजात वर्ग के लोग, जो अभिजात वर्ग के लोग थे, वो कुछ कलाएं सीखा और उसी कला को अपना रूप दिया और आगे का कार्यक्रम बढ़ाते गए। और ये लोग, कई विद्वान आए और अपने संस्कृति, जैसे अब देखो दाते हैं, इन्होंने कुछ को प्रोत्साहन दिया। कुछ ऐसी परंपरा, ऐसी संस्कृति थी जिसमें इन्होंने अपना मतदान दिया। और इतना ही नहीं, ग्योटो, ये दाते और ग्योटो दोनों लोगों ने इस बदलती हुई परंपराओं को और समाजवादियों को नाम दिया। इटली की दशा बहुत खराब थी, परंतु इन परिवर्तनों ने इटली की जो दशा थी, इटली की जो दशाएं थी, उनपे बहुत उनकी दशा खराब थी और वे एक व्यापार की तरफ बढ़े और व्यापार जैसे कुछ कार्य किया और आगे निरंतर बढ़ता ही गया। वो व्यापार किया और आगे बढ़ता चला गया। उसी परंपरा को निभाने के लिए, उसी परंपरा के अंतर्गत चलने के लिए इन्होंने कई स्थानों पे, कई जगहों पे जाकर के कुछ बात विचार के दौरान अपनी राजनीति, विधि शास्त्र और धर्म के अलावा मानव के पक्षों को, मानव के धर्म को इन्होंने आगे चल के कुछ बढ़ावा दिया और जा कर के एक व्यापार, कुछ व्यवसाय ऐसा ही कुछ किया। और हम देखेंगे कि बहुत लोग, जैसे वास्तुकला के क्षेत्र में उनका अद्भुत विकास हुआ, वास्तुकला के क्षेत्र में, और वे अपने दृष्टिकोण से अपने जगहों पे हर एक कार्य किया और दर्शन के क्षेत्रों में विकास करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दिए।
और वास्तुकला के क्षेत्र में भी बहुत काम किए और मुद्रित पुस्तकों के लिए भी बहुत काम किए। अब हम आगे देखेंगे इटली के पुनरुत्थान। ये जो इटली है, इटली के इटली के देश, इनके पुनरुत्थान कैसे कैसे हुए। पश्चिम रोम साम्राज्य के समाप्त होने पर, जब वे समाप्त हो गए तो आगे क्या होता है कि इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों को इन्होंने भी समापन हो गया और कोई पंजीकृत सरकार ने अपने अस्तित्व में नहीं थी और रोम का पोप जो चर्चों को चलाता है, वो रोम का पोप अपने राज्य में निःसंदेह का मतलब बिना शक किए हुए, बिना सोचे विचारे, बिना शक के सार्वभौम था और सारे समस्त राजनीति और वहाँ के कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जो एक लंबी अवधि तक एक समाधि बंधनों में पड़े हुए थे और वे इटली की जो पुनरुत्थान होने वाला था, वहाँ इन्होंने सभी यूरोप के सभी देश, जो पश्चिम के यूरोप के सभी देश थे, यूरोप के पश्चिम के जो सभी देश थे, उनमें समांती संबंधों के कारण नया रूप ग्रहण कर लिया था और आगे चल के ब्राज़ीटाइन साम्राज्य और इस्लामी के बीच व्यापार की दिशा में बढ़ाने के लिए इन्होंने इसका पुनरुत्थान किया और वहाँ की स्वयं के लिए इन्होंने शक्तिशाली बना। पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है ये फ्रेंच शब्द से
रेनेसां शब्द से, फ्रेंच भाषा के रेनेसां, ये फ्रेंच शब्द के पुनर्जागरण का अर्थ है शाब्दिक अर्थ फ्रेंच शब्द के निरेशा शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है, इसके लिए पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है निरेशा। ये अंग्रेजी शब्द ये अंग्रेजी के रिबन्स शब्द से बना हुआ है। रिबर्ट शब्द से बना हुआ है। इसमें पुनर्जागरण से मतलब है अलग अलग। ये सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण का उदय सबसे पहले इटली में हुआ। इटली से ये शुरुआत होता है, ये आगे चलकर कई देशों में। पहली बात तो क्या है, जानना चाहिए कि जागरण न कहकर पुनर्जागरण क्यों कहा गया। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जागरण कहकर पुनर्जागरण क्यों कहा गया, क्योंकि नई नई तकनीकियों को 5वीं और 6वीं शताब्दी में यूनान के राज्यों में मानव सभ्यता का अभूतपूर्व विकास हुआ। और अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, कई विद्वानों ने मिलकर जैसे जैसे नई नई खोजें होती गई और नए नए विकास होते गए, नई नई तकनीकी होती गई, इसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। और नए नए बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों की खोजें होती गई, जैसे जैसे विकास खोज बढ़ती गई वैसे वैसे जरूरत पड़ती गई। इसी प्रकार हम कह सकते हैं सर्वप्रथम ज्ञान का प्रकाश इन्हीं लोगों ने फैलाया था। सर्वप्रथम विकास इन लोगों के द्वारा ही फैलाया गया और नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ। इटली हुआ, फ्रांस हुआ, कई ऐसे देश हैं जो वहाँ पे नए नए विकास हुए और हमारे यहाँ एक बदलती हुई संस्कृति परंपराएं। बदलती हुई संस्कृति एवं परंपराएं। ये बदलती हुई संस्कृति परंपराएं और परिस्थितियां कारण
बदलती हुई परिस्थितियां एवं कारण। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में एवं 16वीं शताब्दी में ये हमारा एक नई चेतना का उद्भव हुआ, नई चेतनाओं का उद्भव हुआ और ये आगे क्या हो रहा है कि सांस्कृतिक परंपराओं में जो बदलाव आए, जो हमारी संस्कृतियां हैं, यहाँ की जो सभ्यताएं हैं, उनके में कैसे कैसे बदलाव आया, उतार चढ़ाव जैसे बदलाव आती गई और हमारे द्वारा बताने के लिए इन्होंने एक निश्चित परंपरा, इनके पीछे एक निश्चित परंपरा थी जो पिछली अनेक शताब्दियों से जो शताब्दियों में जोड़े गए और समानतावाद का भी उदय हुआ और हमारी ये जो पुनर्जागरण की बात हुई वो होता गया। ये हमारे परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई और हम इस समाज में आगे बढ़ते गए। 16वीं और 15वीं शताब्दी में जो नई नई विकास हुआ और नए नए संस्कृतियों का परिवर्तन हुआ, वो सोचने और समझने की बातें हैं। इसमें हम देखेंगे पहला विश्वविद्यालय और मानवतावाद। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली से प्रारंभ होता है। ये विश्वविद्यालय में मानवतावाद किस परंपराएं द्वारा होता गया, लेकिन यूरोप में ये सबसे पहली इटली में था विश्वविद्यालय और इसकी 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया
विद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र बने थे और इसमें शिक्षा का कार्यक्रम अंतर्निहित था। बहुत कुछ जानना बाकी था इस विश्वविद्यालय में, अंतर्निहित था और बहुत कुछ जानना बाकी था। इसमें केवल धार्मिक शिक्षा से ही नहीं सीखते, इसमें केवल धार्मिक शिक्षण से ही नहीं सिखाए जाते थे, बल्कि इसमें एक संस्कृति, मतलब कि हमारा संस्कार क्या है, कैसे है, इस विधि से इसमें शिक्षा दिया जाता था। इस शिक्षा की नीति से वहाँ के बच्चों को बताया और सिखाया जाता था कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति क्या है, हमें किस प्रकार से बोलना, बैठना, उठना, किसी से बात विचार करना, आज बहुत कुछ शिक्षाएं इसमें दी जाती थी। आगे चल करके इसी नई संस्कृति को इन्होंने एक मानवतावाद का रूप दिया। मानवतावाद का रूप देने के बाद इन्होंने बहुत बड़ी बातें सिखाई और उसका नाम भी दिया। 15वीं शताब्दी के समय शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द का अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था, जो व्याकरण और अलंकार, कविताएं आदि का मानवतावाद में दिया गया और इस संस्कृति के अर्थ में लिया गया। इसके दौरान इस क्रांतिकारियों ने इसके दौरान इसी विश्वविद्यालय को अपनी तरफ आकर्षित किया। बदलती हुई परंपराओं को, बदलती हुई सारे चीजों को लेकर के इन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया और आगे इसमें एक नया टॉलरेंस भी आए और टॉलरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा योगदान था। इसी में टॉलरेंस का दो लोगों का योगदान था। पहला है दांते और दूसरे गियोटो। इन दोनों का बहुत बड़ा विशेष योगदान था और इन्होंने दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो, जिन्होंने जीते जागते हुए इन परंपराओं को विधिवत पूर्वक समझाया और बताया।